हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी की चाशनी कक्षा में मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो रचना पर होगा, जो सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। आज हम जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, रचना या वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे और वाक्य के कितने भेद हैं इसको भी जानेंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो पिछला वीडियो मैं आशा करता हूँ जो रस का बना था, जो अलंकार का वीडियो बना था, वो शायद आप लोगों को पसंद आया हो। तो आपको जितना भी व्याकरण का जो रस है और माफ़ कीजिएगा अलंकार है और रचना के आधार पर वाक्य का भेद है और जो पद है और वाच्य है, ये जितने भी पार्ट आपके व्याकरण के रखे गए हैं उस पर थोड़ा थोड़ा रिवीजन का वीडियो आप लोगों में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग साथ दे तो अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए आज हम जान लेते हैं रचना या वाक्य जान लेते हैं। वाक्य रचना क्या होता है, वाक्य के आधार पर कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं ये भी हम जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य रचना को हम पढ़ रहे हैं और वाक्य के भेद हमें पढ़ना है। हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है वाक्य के कितने भेद हैं और उन भेदों को हमें पढ़ना है। तो हम पहले जान लेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य क्या है? सेंटेंस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं किसे कहते हैं, या वाक्य किसे कहते हैं? तो कहते हैं दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य कब कहलाता है? कहता है कि जब दो या दो से अधिक सार्थक हो। दो या दो से अधिक शब्द कैसे होने चाहिए? तो कहा शब्द ऐसे होने चाहिए जिनका अर्थ हो, कोई अर्थ हो, जो सार्थक हो। बिना निरर्थक शब्दों के योग को हम वाक्य नहीं कहते हैं। वाक्य उन्हीं शब्दों को कहा जाएगा जो सार्थक हो, जिनका कोई निश्चित अर्थ हो। उन्हीं शब्दों को जोड़ने से एक वाक्य बनता है। तो कहा कि दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा स्पष्ट हो गई। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। निरर्थक शब्दों के समूह को वाक्य हम नहीं कहेंगे, ना तो वो निरर्थक शब्द के समूह वाक्य बना ही पाएंगे। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खेलता है। मोहन खेलता है, यहाँ मोहन किसी का नाम है और खेलना क्रिया है। ये भी सार्थक है, एक क्रिया का अर्थ दे रही है, खेलने क्रिया का अर्थ दे रही है। और मोहन भी किसी संज्ञा के तरफ इंगित कर रहा है कि किसी संज्ञा का वो नाम है। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो हम जल्दी जल्दी से ऐसे करते चलेंगे। तो इसी क्रम में हम देख लेंगे। आप तो ये बात समझ गई होगी, आपको विद्यालय में भी पढ़ाया दिया गया होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। ये तो केवल रिवीजन का वीडियो बन रहा है कि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी की दृष्टि में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। तो हम सरसरी निगाह से एकदम तेज़ी से चलते हुए इसको देखते जाएंगे। दो या दो से
अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो मतलब मेन क्या है, सार्थक होना चाहिए। दो या दो से अधिक जो शब्द हों, कैसे हों, वो सार्थक हों, उन्हीं के समूह को हम वाक्य कहते हैं। यहाँ तक की बात स्पष्ट हो चुकी है। आगे हम बढ़ते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो चलिए हम उसको लिखते चलेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा होता है विधेय। इसको अंग्रेजी में हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसको कहते हैं उद्देश्य और दूसरे वाले को कहते हैं विधेय, जिसे प्रेडिकेट कहते हैं। जब अंग्रेजी में आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाया जाता है। तो उसी तरह वाक्य में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं, जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो उद्देश्य किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम जान लेंगे। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं, तो कहा जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम के विषय में कुछ कहा जा रहा है। राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम के विषय में कहा जा रहा है कि राम ने रावण को मारा। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। तो किसने, राम ने। ये हो जाएगा उद्देश्य। और यहाँ तक का भाग हो जाएगा विधेय। अब बात स्पष्ट हो गई होगी। उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे राम ने ये उद्देश्य है और रावण को मारा ये विधेय है। आगे हम विधेय को भी जान लेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। चलिए
ये आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अब आता है उद्देश्य, सॉरी माफ कीजिएगा, विधेय। तो कहा कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है या उद्देश्य जो कुछ कार्य करता है वह सब विधेय कहलाता है। जैसे मोहन ने उसको पीटा, मोहन ने उसको पीटा। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, अब मोहन ने उसको पीटा, मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि मोहन ने उसको पीटा, तो उद्देश्य के विषय में, मोहन के विषय में बताया जा रहा है कि उसको पीट दिया, मोहन ने उसको पीट दिया। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है या उद्देश्य जो भी या कर्ता जो भी कार्य करता है वो सब विधेय कहलाता है। तो यहाँ पर उदाहरण से स्पष्ट है, मोहन ने उसको पीटा, ये क्या है, ये विधेय है। ये उद्देश्य के विषय में बताया जा रहा है कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है या उद्देश्य जो कुछ कार्य करता है वह सब विधेय कहलाता है। मोहन ने क्या किया, मोहन ने उसको पीट दिया, तो मोहन के द्वारा जो कार्य किया गया वो सब विधेय कहलाता है। तो ये विधेय होता है, और इसमें दो भाग हो जाते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। हमने उद्देश्य को जान लिया और विधेय को जान लिया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। रिवीजन का ये वीडियो है ताकि हम लोगों का रिवीजन हो जाए। आता है उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार। कई बार वाक्य में उसका, किसका, उद्देश्य का उसका परिचय देने वाले अन्य शब्द भी आते हैं, अन्य शब्द भी आते हैं।
ये अन्य शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। उद्देश्य में निम्न शब्द निम्न शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वाक्यांश। उद्देश्य का विस्तार कई बार वाक्य में उसका या उद्देश्य परिचय देने वाले अन्य शब्द आते हैं। ये अन्य शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। उद्देश्य में निम्न शब्दों का प्रयोग होता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वाक्यांश इत्यादि। अब देख लेंगे हम विधेय का विस्तार। कहते हैं कि मूल विधेय को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे वह अपने पेन से लिखता है। वह अपने पेन से लिखता है। यहाँ पे अपने शब्द जो है विधेय का विस्तार है। ये तो उद्देश्य में आ जाएगा, ये उद्देश्य हो जाएगा, और ये विधेय, इसमें विधेय का विस्तार बताया गया है। किससे लिखता है? तो कहा कि अपने पेन से लिखता है। तो यहाँ पर विधेय का विस्तार, मूल विधेय को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग, यहाँ जो अपने शब्द प्रयोग किया गया है, ये क्या है?
विधेय के विस्तार को बढ़ा रहा है, बता रहा है, विधेय के विस्तार को इंगित कर रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जहाँ पर उद्देश्य का विस्तार जिनसे होता है वह उद्देश्य के विस्तार कहलाते हैं। उसमें बताया कि उद्देश्य के विस्तार करने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, कहाँ संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया विशेषण होता है, ये सब उद्देश्य की विशेषता बताते हैं। और कहा कि जिन मूल विधेय को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे विधेय का विस्तार कर लेते हैं कहते हैं। तो इसमें हमने देख लिया कि वह अपने पेन से लिखता है, तो यहाँ इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, ये उद्देश्य का हो जाएगा और ये विधेय का हो जाएगा। तो विधेय के विस्तार किससे हो रहा है, अपने शब्द से हो रहा है, इसीलिए ये विधेय का विस्तार कहलाता है। आगे हम देख लेंगे कर्म का विस्तार। कर्म का विस्तार इसी तरह कर्म का विस्तार होता है। जैसे मोहन अच्छी पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें ये पुस्तक कर्म है, पढ़ना क्रिया है, मोहन करता है, लेकिन कर्म का विस्तार किससे हो रहा है, अच्छी। अच्छी जो शब्द यहाँ आया है वो कर्म का विस्तार कर रहा है। वाक्य के इसी तरह से कर्म का भी विस्तार हो रहा है। तो कहा इसमें अच्छे शब्द कर्म का विस्तार कर रहा है। मोहन अच्छी पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पुस्तक कर्म है, ये कर्म है, ये क्रिया है और ये करता है। कैसी किताब पढ़ता है, तो कहा अच्छी किताब पढ़ता है। जो अच्छे शब्द आया है ये कर्म का विस्तार कर रहा है। आगे हम देख लेंगे क्रिया का विस्तार। क्रिया का विस्तार इसी प्रकार क्रिया का विस्तार हो सकता है। इसी प्रकार क्रिया का विस्तार हो सकता है। जैसे कृष्ण मन लगाकर पढ़ता है। फिर देखिए पढ़ना क्रिया है, लेकिन कैसे पढ़ता है, वो मन लगाकर पढ़ता है। पढ़ने की क्रिया जो हो रही है उसमें क्या है, मन लगाकर वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्रिया का विस्तार हो गया। वो कैसे पढ़ता है, तो कहा मन लगाकर पढ़ता है, तो क्रिया का विस्तार। वैसे हम ऐसे वाक्य में अगर आ सकता है कि इसमें क्रिया का विस्तार है, कि उद्देश्य का विस्तार है, कि विधेय का विस्तार है, कि कर्म का विस्तार है, आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे
अब आता है वाक्य के भेद। वाक्य की भेद, वाक्य के दो भेद हो जाते हैं। इस हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे। एक होता है, पहला होता है अर्थ के आधार पर वाक्य, और दूसरा होता है रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3। जो हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य, वो 3 पढ़ने हैं। इसको हम जानते हैं साधारण वाक्य या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो हमने ये थोड़ी सी भूमिका बताई है, जिसको हम अगले वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, उन तीनों भेदों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी परिभाषा लिखेंगे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, अर्थ के आधार पे 8 है भेद जो हैं। अर्थ के आधार पे वाक्य के जो 8 भेद हैं, उसको हम देख लेंगे कौन कौन से हैं। पहला होता है, इसमें पहला होता है विधान, विधानवाचक, और दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, चौथा होता है इच्छावाचक, पांचवा होता है आज्ञावाचक, छठा होता है संकेतवाचक, सातवां होता है संदेहवाचक, और आठवां होता है विस्मयवाचक। ये रचना के अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, जो वे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक, या इसको आप कह सकते हैं अंग्रेजी के पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं उसके तौर पे भी इसको देख सकते हैं। और रचना के आधार पे जो आते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें पहला होता है सरल, साधारण या सरल, और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य।
इन्हीं तीनों को हमको अच्छी तरीके से पढ़ना है जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। लेकिन हम वाक्य के बारे में बताना चाहते थे कि वाक्य होता क्या है, और वाक्य से भी प्रश्न आता है, उसमें उद्देश्य और विधेय भी पूछता है। कभी कभी अर्थ के आधार पर रचना वाक्य के कितने भेद हैं ये पूछता है, तो इसको हमने लिखा दिया है। और इसमें से भी कहता है कि इच्छावाचक ये किसके आधार पर वाक्य है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य है। कभी कभी विस्मयवाचक पूछ देता है कि किसके आधार पर वाक्य है, रचना के आधार पर है कि अर्थ के आधार पर है, तो ये अर्थ के आधार पर है, तो इसलिए हमने इसको लिखा दिया है। अगले वीडियो में हम जो है सरल साधारण वाक्य या संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग मस्ती से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और ये वीडियो कैसा लगा आप इस पर कमेंट कीजिए और इसको बताइए। और अगले पार्ट में मिलते हैं सरल साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के लिए। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारा शुभकामना और जय हिंद, नमस्कार।